हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में आप लोग के लिए यूपी में जो आप लोग का बीएड का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, उसमें जो बच्चे कॉमर्स से हैं उनका सब्जेक्ट कॉमर्स रहेगा, क्योंकि 50 क्वेश्चंस आने हैं, तो उससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ। इससे पहले भी मैं वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, एक अलग से चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है, देख लीजिएगा, काफी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें और भी जो आपके पेपर्स हुए हैं प्रीवियस ईयर के उन क्वेश्चन पेपर्स को मैं लेकर के आऊंगी, जिससे आगे जो एग्जाम आपका होने वाला है उसमें आपको हेल्प मिले और ये समझ में आ जाए कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिससे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चालू अनुपात बढ़ाया जा सकता है चालू संपत्तियों को अधिक दिखाकर, चालू दायित्वों को अधिक दिखाकर, चालू संपत्तियों को कम दिखाकर, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो करेंट रेशियो होता है उसको किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। जो करंट रेशियो की अगर हम बात करें तो आपका किस तरह से निकालता है। करंट रेशियो हम निकालते हैं जो करंट एसेट होती है और करंट लायबिलिटी होती है, तो आपका फॉर्मूला क्या बनता है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पर अगर चालू अनुपात को हमें बढ़ाना है तो उसके लिए क्या होगा, जो हमारी करंट एसेट्स हैं, जो हमारी चालू संपत्तियां हैं, उनको वो अधिक होनी चाहिए, वो बढ़नी चाहिए, या फिर जो हमारे करंट लायबिलिटी है वो घटनी चाहिए, तभी हमारा जो करंट रेशियो है वो बढ़ पाएगा। तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शंस में दे रखा है, तो यहाँ पर चालू संपत्तियों को अधिक दिखाकर, जब हमारी करंट एसेट ज्यादा हो जाएंगी तभी हमारा जो करंट रेशियो है वो बढ़ेगा। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। अगर हम बात करें कि जो करंट रेशियो होता है इसका आदर्श अनुपात क्या होता है, तो ये आपका 2:1 होता है। क्वेश्चन ये भी बहुत पूछा जाता है कि करंट रेशियो का आदर्श अनुपात जो आइडल माना जाता है वो कितना होगा, वो 2:1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी खाता किस अवधारणा के अंतर्गत आता है। पृथक व्यवसाय, लेखांकन अवधि, अर्जित वसूली। कैपिटल अकाउंट्स कम्स अंडर विच कॉन्सेप्ट। सेपरेट बिजनेस इनिशिएटिव, अकाउंटिंग पीरियड, अकर्ड रियलाइजेशन। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो पूंजी खाता की अवधारणा होती है, तो आपकी जो लेखांकन के सिद्धांत होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, उसमें बहुत से दे रखे थे। तो उसमें एक आपका ये भी रहता है कि जो सेपरेट बिजनेस इनिशिएटिव होती है, यानी कि पृथक व्यवसाय की अवधारणा, जिसमें माना जाता है कि जो बिजनेस है वो उसके जो स्वामी होते हैं, उसके जो ओनर्स होते हैं उनसे अलग होता है। तो यहाँ पर उसी व्यवसाय के अंतर्गत जो कैपिटल अकाउंट है वो अलग से बनाया जाता है, क्योंकि दोनों को अलग अलग माना जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलेंस शीट किसी एक अवधि डैश की आर्थिक स्थिति को बताता है। बैलेंस शीट शोज फाइनेंशियल पोजीशन ऑन ए स्पेसिफिक डेट, मंथ, 6 मंथ, ईयर। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं, जो फाइनल अकाउंट्स तैयार करते हैं, सबसे पहले हम जर्नल एंट्रीज करते हैं, उसके बाद हम उससे जो है पोस्टिंग करके लेजर बनाते हैं, लेजर के बाद हम ट्रायल बैलेंस अपना बनाते हैं, फिर एडजस्टमेंट एंट्रीज करते हैं, उसके बाद हम अपने फाइनल अकाउंट्स तैयार करते हैं। फाइनल अकाउंट्स में क्या आ जाएगा, आपका बैलेंस शीट आती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाता है हमारा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। तो बैलेंस शीट जो हम बनाते हैं, तो बैलेंस शीट हमको ये बताती है कि किसी एक स्पेसिफिक डेट पर किसी बिजनेस की, किसी ऑर्गेनाइजेशन की क्या फाइनेंशियल स्टेटस है, क्या उसकी आर्थिक स्थिति है, तो किसी एक निश्चित तिथि को बताती है। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उम्र बढ़ने पर भार बढ़ना सहसंबंध है। इंक्रीज इन वेट विद द इंक्रीज इन एज इज करेक्ट और लाइनर, कर्व लाइनर, नेगेटिव, पॉजिटिव। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे किसी व्यक्ति का वेट भी बढ़ता जाता है, तो उसमें जो सहसंबंध होगा, को रिलेशन होगा, वो किस तरह का होगा, रेखीय होगा, वक्र रेखीय होगा, ऋणात्मक होगा, धनात्मक होगा। सहसंबंध होता क्या है, जब बात हम कोरिलेशन की करते हैं तो कोरिलेशन होता है दो चर जो दे रखे हों, जो दो आइटम्स दे रखे होते हैं, उनके बीच क्या आपस में रिलेशन है, यानी एक के बढ़ने घटने का दूसरे पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर एज बढ़ रही है, साथ साथ हाइट भी बढ़ रही है, तो एक ही दिशा में दोनों चल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये आपका धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन जो आया करें तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझा करिए, क्योंकि जो पॉइंट आपका बन रहा है उसके बारे में समझिए, सोचिए कि किस बारे में, ऐसे कोरिलेशन के बारे में है यहाँ पर। उसके बाद ये समझिए कि उसमें क्या चीज बताई गई है, क्या उसकी डिफिनेशन होती है, तो आपको अपने आप ही आंसर समझ में आ जाएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन सा वित्तीय विश्लेषण का कार्य नहीं है? विच वन इज नॉट ए फंक्शन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? ट्रेंड स्टडी, बजटिंग, रिक्लासिफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन ऑफ डाटा। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो वित्तीय विश्लेषण होते हैं उसका क्या कार्य नहीं होता है? प्रवृत्ति अध्ययन करना, बजट बनाना, पुनः वर्गीकरण, अंकों का सन्निकटीकरण। पहले समझिए कि वित्तीय विश्लेषण क्या होता है, फाइनेंशियल एनालिसिस क्या होता है या फाइनेंशियल इंटरप्रिटेशन क्या होता है। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको फाइनल जो अकाउंट्स बनाते हैं वहां तक बताया था कि जर्नल बने, लेजर बना, ट्रायल बैलेंस बना, एडजस्टेड एंट्रीज करी, फाइनल अकाउंट्स बना ली हमने। उसके बाद उनका एनालिसिस किया जाता है। एनालिसिस जब करते हैं तो वहां पर आपका फंड फ्लो होता है, कैश फ्लो होता है, जो साथ में उसके हम एनालिसिस करते हैं, रेशियो एनालिसिस करते हैं, बीएपी एनालिसिस करते हैं, जिससे कि जो मैनेजमेंट होता है, प्रबंध होता है, उसको बहुत से डिसीजंस लेने होते हैं और डिसीजंस ले सके उन्हीं के बेसिस पर। तो यहाँ पर क्या उसका वित्तीय विश्लेषण जब हम कर रहे होते हैं, ये सारी चीजें हम बना रहे होते हैं, क्या हमारा एम नहीं होता या फिर क्या उनका फंक्शन नहीं होता? तो प्रवृत्ति अध्ययन करना वो भी होता है, बजट बनाना, बजट तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और साथ ही अंकों का सन्निकटीकरण, ये तीनों ही कार्य होते हैं। जो पुनः वर्गीकरण है, रिक्लासिफिकेशन है, ये कार्य नहीं होता। क्लासिफिकेशन जो होता है हम अकाउंटिंग में ही कर चुके होते हैं, यहाँ पर उसको दोबारा से हम क्लासिफाइड नहीं करते। सिर्फ इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालिसिस करने का मेन एम ये रहता है कि जो मैनेजमेंट है वो आगे की जो नीतियां बना रहा है, आगे जो प्लानिंग कर रहा है, नियोजन कर रहा है, उन पॉलिसीज को बनाने में उसको हेल्प मिले कि बजट किस तरह से बनाना है, क्या हमारे प्रीवियस के आंकड़े रहे थे उसी के अकॉर्डिंग हम आगे भी अपना बजट तैयार करें, या अगर वेरिएंस हो रहा है, स्टैंडर्ड कैसे हमने डिसाइड किए थे वो सही है या नहीं है, अपनी जो नीतियां उसका इवैल्यूएशन कर सके। तो ये सारे काम हो जाते हैं उसके, ना कि आपका पुनः वर्गीकरण। करेक्ट आंसर होगा हमारा कि क्या कार्य नहीं है, वो हो जाएगा रिक्लासिफिकेशन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति आवर्त अनुपात में हम देखते हैं इन एसेट टर्नओवर रेशियो वी सी हाउ मच एसेट टू सेल, द रिलेशनशिप विद एसेट एंड नेट सेल, सेल प्राइस ऑफ एसेट, मार्केट प्राइस ऑफ एसेट। तो यहाँ पर संपत्ति आवर्त अनुपात, अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि एनालिसिस जब हम करते हैं तो वहां पर हम रेशियो एनालिसिस भी करते हैं। तो उसी रेशियो एनालिसिस में हम ये जो संपत्ति आवर्त अनुपात है, एसेट टर्नओवर रेशियो है, वो भी निकालते हैं कि जो एसेट्स हमारे पास हैं, टर्नओवर आवर्त कितनी बार उनकी जो आना जाना रहता है, कितनी जो उनका है रेशियो निकल के आता है। तो उसको हम सबसे पहले इसके लिए इम्पोर्टेंट है आपको ये ध्यान में रखना कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। तो इसके अगर फॉर्मूला की बात करें तो जो नेट सेल है अपॉन नेट एसेट होती है, इसका जो निकालने का फॉर्मूला रहेगा, रूल रहेगा। तो उसमें हम क्या चीज देखते हैं, संपत्ति एवं शुद्ध विक्रय का संबंध। इन सारे फॉर्मूलाज को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। क्वेश्चंस जो बनते हैं डायरेक्ट कभी कभी फॉर्मूलाज दे देता है एक साइड में आपको दे देगा कि किस चीज के हैं, मैच करना होते हैं। कभी कभी इन्हीं फॉर्मूलाज से आपको न्यूमेरिकल भी बना के देते हैं। तो उन फॉर्मूलाज को जो आपके रेशियो एनालिसिस में हो या बीईपी में हो, बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। एग्जाम में डेफिनेट आपका एक दो क्वेश्चन उसमें से आएंगे ही आएंगे। यहाँ पर क्या कह रहा है कि क्या हम देखते हैं, तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन है उसे हम देखते हैं, द रिलेशनशिप विद एसेट एंड नेट से। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयुक्त पूंजी इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको बताना है कि जो कैपिटल एम्प्लॉयड होती है वो कैसे निकाली जाती है, क्या होती है। इक्विटी, लॉन्ग टर्म डेब्ट, अबव ए प्लस बी, अबव ए माइनस बी। तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि कितनी पूंजी, कितनी कैपिटल आपके बिजनेस में लगी हुई है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। आप कैसे निकालते हैं उसको, क्या जितनी क्षमता होती है उतनी ही होती है, या दीर्घकालीन ऋण होते हैं, या उन दोनों को ऐड करके आती है, या फिर हम जो क्षमता है या इक्विटी है उसमें से जो लॉन्ग टर्म डेब्ट होते हैं उसको लेस कर देते हैं, तब हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आती है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड जो आती है उन दोनों को ऐड करके निकलती है, जो हमारी इक्विटी है या फिर लॉन्ग टर्म डेब्ट है, क्योंकि ये आपके सब कैपिटल में ही तो आ रहा है। आप शेयर्स इश्यू करके भी कैपिटल बना सकते हैं, आप जो लोन्स है उसको भी ले सकते हैं, आप डिबेंचर्स को इश्यू कर सकते हैं। शेयर्स में भी दो तरह के रहेंगे, इक्विटी रहते हैं, प्रेफरेंस रहते हैं, जिन सबसे आपकी कैपिटल जो होगी वो बन सकती है। तो यहाँ पर जो प्रयुक्त पूंजी होगी, कैपिटल एम्प्लॉयड होगी, तो दोनों को ऐड करने से आती है। इसके अलावा आपकी जो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी रहती है या फिर नेट कैपिटल एम्प्लॉयड भी रहती है, तो वहाँ पर कुछ एक्सटर्नल लायबिलिटीज होती हैं, उसको लेस किया जाता है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं कह रहा है, तो डायरेक्ट हम इन दोनों को ऐड करेंगे। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यापारिक संस्था को शीघ्र अतिशीघ्र निम्नलिखित में से किसे प्राप्त करना चाहिए? Which of the following should be achieved by a business firm at the earliest? Budgeted sales, break-even point, ROI, market share. क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसको जो अपना बिजनेस अपना कर रही है, उसमें सबसे पहले किस चीज को या किस पॉइंट तक पहुंचना इंपॉर्टेंट होता है अपने बिजनेस में? जो उससे निर्धारित बिक्री है या फिर जो समुच्चेद बिंदु है, विनियोग पर लाभ अर्जन है, या फिर मार्केट में अपना एक शेयर अपना बना लेना, अपना एक मार्केट का सेगमेंट है जो उसी के कंट्रोल में है, अपनी मार्केट को वहां पर उसने बना लिया है, वो रहेगा। तो यहाँ पर किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है, जब वो नई नई स्टार्ट होती है तो मेन उसके लिए पहला एम ये रहता है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको पता ही होगा कि स्टार्ट में जो होता है एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, या तो प्रॉफिट होता ही नहीं है या फिर होता भी है तो बिल्कुल ना के बराबर होता है। इस वजह से पहले एक ऑर्गेनाइजेशन का एम ये रहता है कि जो भी वो काम कर रही है, प्रोडक्शन कर रही हो या फिर किसी और तरह का बिजनेस हो उसका, जितनी उसकी लागत आ रही है, कॉस्ट आ रही है, जितना वो एक्सपेंसेस कर रही है, पहले उसको निकाल ले। तो पहला उसका एम ये रहता है वो ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंचे, जो समुच्चेद बिंदु होता है। समुच्चेद बिंदु क्या होता है? समुच्चेद बिंदु होता है आपका वो पॉइंट जहां पर ना तो लाभ होता है ना ही हानि होती है, इसीलिए उस पॉइंट को नो प्रॉफिट और नो लॉस का जो पॉइंट होता है वो भी कहा जाता है। इसलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए पहला एम ये होता है कि वो अपने उस ब्रेक इवन पॉइंट को प्राप्त कर ले। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्रबंधक को पेशा कहा है? Who has defined management as profession? Greg Cunaz, Peter Drucker, Henry Ford, Henry Ford. तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जो मैनेजमेंट होती है उसको प्रोफेशन, आज के टाइम में तो मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्सेज चल रहे हैं, ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूट भी हैं जो मैनेजमेंट कोर्सेज करा रहे हैं। पहले के टाइम में तो मैनेजमेंट को ये माना जाता था कि एक स्वामी जो होते हैं, जो उसके ओनर्स होते हैं, उन्हीं के द्वारा काम किया जाता है। लेकिन आज के टाइम में अगर हम बात करें तो इतने लार्ज स्केल पर अब जो प्रोडक्शन है हो रहा है, या जो बिजनेस है वो चल रहा है, जो कंपनीज है वो काम कर रही हैं, कि वहां पर मैनेजमेंट ही पूरा अलग होता है, अलग लोगों के हाथ में होता है। तो इसलिए आज के टाइम में जो मैनेजमेंट है उसको एक पेशे की तरह, एक प्रोफेशन की तरह माना जाता है। लेकिन सबसे पहले इसको किसने एक प्रोफेशन कहा था? तो पीटर ड्रकर थे। उन्होंने इस पर एक बुक लिखी थी ऑन द प्रोफेशन ऑफ मैनेजमेंट, वहीं पर उन्होंने प्रबंधक को पेशा कहा था। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोष को पूंजीकृत करना हो तब मौजूदा अंशधारकों को निर्मित किए जाने वाले अंशों को कहते हैं। द शेयर्स इशूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स व्हेन रिजर्व्स टू बी कैपिटलाइज्ड आर राइट इशू, बोनस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, ऑल द अबव। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि जब कोष को पूंजीकृत करना हो, यानी कि जो हमें जो भी हमारे पास रिजर्व्स हैं हम उनको कैपिटलाइज करना चाह रहे हैं, तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, मतलब कहने का ये है कि जो ऑलरेडी हमारे शेयर होल्डर्स हैं, जिन्होंने हमारी कंपनी के शेयर्स ले रखे हैं, उन्हीं को ही हम दोबारा से अपने शेयर्स को निर्मित करेंगे, इशू करेंगे, तो उसे क्या कहा जाएगा? अधिकार निर्गमन, बोनस अंश, स्वाधिकार अंश, या फिर ये सभी? तो क्या कहलाते हैं? बोनस शेयर्स कहलाते हैं, बोनस अंश कहलाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में एक चीज का ध्यान दीजिएगा, आप अधिकार निर्गमन में और बोनस अंश में कंफ्यूज हो जाएंगे। राइट शेयर्स जो होते हैं और बोनस अंश में, बोनस अंश जो होता है जब हम अपने जो रिजर्व्स होते हैं उनको कैपिटलाइज करना चाह रहे होते हैं, तो हम ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनको ही निर्मित कर देते हैं, तो वो आपके बोनस अंश होते हैं। और जो यहाँ पर ये रहता है कि अपनी पूंजी को बढ़ाना चाह रहे हैं, वहां पर हम नए शेयर्स अपने निर्मित कर रहे हैं, और वहां पर जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं पहले हम उनको देते हैं, तो वो हमारा राइट शेयर्स हो जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे शेयर होल्डर है, तो पहले उनका राइट होता है कि वो जो भी हमारे नए शेयर्स है उनको ले, तो वो आपके राइट शेयर्स कहलाते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा हमारा ऑप्शन बी। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में जो आपको कंफ्यूज कर देते हैं, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे दोनों में कि राइट शेयर्स होगा या फिर बोनस अंश होगा। तो एग्जाम में बहुत ही ध्यान से, बहुत ही समझ करके एक एक पॉइंट को ध्यान में रख करके आंसर को टिक किया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सही कार्य पर सही व्यक्ति सिद्धांत कहाँ प्रयोग होता है? राइट मैन इन द राइट जॉब, टू जॉब इन्रिचमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, प्लेसमेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि सही कार्य पर सही व्यक्ति, मैनेजमेंट में आपने बहुत पढ़ा होगा इसके बारे में कि जो व्यक्ति जिस कार्य को अच्छे से कर सकता है या ज्यादा एफिशिएंसी से कर सकता है या ज्यादा एक्सपर्टीज रखता है उस काम को करने में, उसको वही काम दिया जाए, जिससे कि वो काम भी अच्छे से हो जाएगा और उस व्यक्ति की भी जो भी नॉलेज है या जो उसको अच्छे से आता है, एक्सपीरियंस है, उसका भी फायदा होगा। तो यहाँ पर ये
इस सिद्धांत का प्रयोग किस चीज में होता है? इन तीनों के लिए ही किया जाता है, कार्य संवर्धन में भी, प्रशिक्षण देने में भी और स्थापना यानी कि प्लेसमेंट जब कर रहे होते हैं। प्लेसमेंट होता है कि जब आपने पहले तो भर्ती निकाली जाती है, यानी कि आपने रिक्रूटमेंट निकाली, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में ही रिक्रूटमेंट निकलती है। उसके बाद सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन के बाद आपको प्लेसमेंट दी जाती है कि जिस भी पोस्ट के लिए आपको चुना गया है, सिलेक्ट किया गया है, उस पोस्ट के पर आपको भेजा जाता है, वो प्लेसमेंट हो जाती है। तो यहाँ पर इन तीनों में ही इस फॉर्मूले का यूज होता है या फिर ये चीज अप्लाई होती है। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी फर्म का विघटन होता है? Dissolution of firms take place by the death or insolvency of any partner, the retirement of any partner, by the expiry of term, by the insolvency of all except one partner। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है किसी फर्म का विघटन होता है। आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी होगी, लास्ट में पार्टनरशिप सबने पढ़ी होगी। तो पार्टनरशिप में आप लास्ट में सबसे पढ़ते हैं कि जब फर्म का जो पार्टनरशिप फर्म है उसका विघटन होता है, डिसोल्यूशन होता है, तो कब होता है? कि किसी भागीदार की मृत्यु होने अथवा उसके दिवालिया होने पर, किसी भागीदार के अवकाश ग्रहण करने पर, कार्यविधि के पूरा होने पर, एक भागीदार को छोड़ सभी भागीदारों के दिवालिया होने पर। तो जो एक फर्म होगी उसका जो विघटन होता है, तो एक भागीदार जब उसके सारे जो पार्टनर्स होते हैं वो दिवालिया हो जाते हैं, तो वहां पर उस फर्म का विघटन हो जाता है। या तो जो फर्म है वो जो बिजनेस कर रही है उसका बिजनेस इलीगल हो जाए, या तो फिर एक साझेदार को छोड़कर बाकी जितने भी साझेदार हैं वो सब दिवालिया हो जाए, तो इस तरह से फर्म का विघटन हो जाता है। एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स बाई जेड 1/2:2/5:1 1/2:2/5:1/10 के अनुपात में भागीदार हैं। यदि एक्स रिटायर हो जाए तो बाकी भागीदारों की नई भागीदारी अनुपात क्या होगा? X, Y and Z are partners in the ratio of what will be new ratio of the remaining partners if X retires। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो तीन साझेदार हैं, तीन पार्टनर्स हैं X, Y, Z, उनके पार्टनर्स के रेशियोज दे रखे हैं कि किस रेशियो में वो पार्टनर्स हैं। आपसे बताया है कि अगर एक पार्टनर जो X है वो रिटायर हो जाता है तो बाकी जो दो पार्टनर सब रह जाते हैं उनका नया रेशियो क्या निकल के आएगा वो आपको बताना है। तो इसको हमें सॉल्व करना होगा। सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम ले लीजिए इनका, तो 10 आ जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग नया जो अनुपात आपका बनेगा 5:4:1 बन जाएगा इनका। अगर एक्स रिटायर हो जाता है तो जो नए पार्टनर्स होंगे उनका जो लाभ अनुपात होगा वो हो जाएगा आपका 4:1। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय स्थित है? हेड ऑफिस ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इज लोकेटेड एट शंघाई, हांगकांग, मनीला, सिंगापुर। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है अलग अलग तरह के पीजीटी के, तो उसको ध्यान में रखिएगा, हो सकता है दोबारा फिर रिपीट हो जाइए कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसका जो मुख्यालय है, हेड ऑफिस है, वो मनीला में है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 19 दिसंबर 1966 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय था मनीला यानी कि फिलीपींस में। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है अभी तक तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी मैं लेकर के आऊंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा उन वीडियोस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पूंजी संरचना अनुपात, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो इज इक्वल टू इक्विटी इज टू प्रेफरेंस, इक्विटी प्रेफरेंस, इक्विटी रिजर्व, इक्विटी डेप्ट, लॉन्ग टर्म डेप्ट या फिर शॉर्ट टर्म डेप्ट। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जो पूंजी संरचना अनुपात होता है, रेशियो जो होता है वो कैसे बनता है या कौन सी दो चीजें उसमें शामिल होती हैं। तो यहाँ पर पूंजी संरचना जो कैपिटल का स्ट्रक्चर होता है उसका जो रेशियो होता है वो हो जाएगा आपका इक्विटी इज टू डेप्ट, यानी कि जो आपके डेप्ट होते हैं और जो शेयर होल्डर्स फंड होता है दोनों को मिला करके ये रेशियो बनता है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। और इस अनुपात को ऋण पूंजी अनुपात भी कहा जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। नाम से क्लियर हो जा रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में आपसे नहीं पूछा है, तो इसलिए आपका पूरी संरचना अनुपात, ऋण पूंजी अनुपात, तो पूंजी हो गई समता और ऋण तो आपका दे ही रखा है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सरकारी कंपनी में सरकार कम से कम कितने अंश धारण रखती है? हाउ मच मिनिमम शेयर्स द गवर्नमेंट होल्ड्स इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी? 25%, 50%, 51%, 100%। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई कंपनी है वो गवर्नमेंट कंपनी होने के लिए उसके लिए कितने % के जो शेयर्स होते हैं वो कंपनी के पास, गवर्नमेंट के पास होने चाहिए।
तो यहाँ पर 50-50 कर देंगे तो इक्वल हो जाएंगे, तो यानी 1% तो कम से कम ज्यादा होना ही चाहिए गवर्नमेंट के पास, तभी वो कंपनी उनकी कहलाएगी। इसलिए 51% शेयर जो होते हैं वो गवर्नमेंट के पास होने चाहिए उस कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी होने के लिए। एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम से कम एक मंडल सभा आहूत करना आवश्यक है। एटलीस्ट वन बोर्ड मीटिंग मस्ट बी कन्वेंटेड इन एवरी मंथ, एवरी क्वार्टर, 6 मंथ, 1 ईयर। तो ये क्वेश्चन आपका कंपनी लॉ से रिलेटेड है कि इसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनकी कम से कम एक मीटिंग जो होती है वो होना आवश्यक होती है, कितने टाइम पीरियड के अंदर। क्वेश्चन का मतलब ये है आपका, तो हर 3 माह के अंदर, यानी कि हर जो आपका एवरी क्वार्टर होता है उसमें एक बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होना इंपॉर्टेंट होता है, नेसेसरी होता है। एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय प्रबंध का मुख्य उद्देश्य है मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल्स, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, नन ऑफ दी। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी कि जो वित्तीय प्रबंध होता है उसका क्या उद्देश्य है, विक्रय को अधिकतम करना, संपदा के मूल्य को अधिकतम करना, लाभों को अधिकतम करना, इनमें से कोई नहीं। बहुत कंफ्यूजिंग वाला भी होगा आपके लिए क्वेश्चन, लेकिन जिसका उद्देश्य होता है, देखिए लाभ को तो करना होता ही है, लेकिन जो वित्तीय प्रबंध होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, उसमें ये माना जाता है कि जो संपदा है हमारी, जो हमारी वेल्थ है, उसके मूल्य को हम अधिकतम करें। तो यहाँ पर जो मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति पूंजीकरण न्यून पूंजीकरण से डैश होता है। ओवर कैपिटलाइजेशन इज डैश देन अंडर कैपिटलाइजेशन, लेस डेंजरस, मोर डेंजरस, नॉट डेंजरस, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन कह रहा है कि अति पूंजीकरण जो है न्यून पूंजीकरण से क्या रहता है। तो अति पूंजीकरण न्यून पूंजीकरण से क्या होता है, ज्यादा डेंजरस होता है, ज्यादा खतरनाक होता है। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि कैपिटलाइजेशन होता क्या है, या फिर जब कैपिटलाइजेशन समझ में आ जाएगा तो आप ये भी समझ लेंगे कि जो अति दे रखा है या फिर न्यून दे रखा है, ओवर है या फिर अंडर कैपिटलाइजेशन, वो क्या होता है। कैपिटलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो आपके एसेट हैं और जो आपकी लायबिलिटीज हैं उनका अनुपात के साथ दिखाया गया है। यहाँ पर जो अति पूंजीकरण होता है वहां पर जो हमारी एसेट्स होती हैं जो हमारी बुक्स में दिखाई गई हैं वो जितनी उनकी एक्चुअल में है ही नहीं उससे ज्यादा दिखा दी गई हैं। और न्यून जो होता है अंडर कैपिटलाइजेशन में क्या रहता है कि जितनी हमारी एसेट्स है उससे कम मूल्य पर या उससे कम हमने जो अपनी जो बुक्स बनाई हैं, जो अपनी बैलेंस शीट बनाई है वहां पर दिखाई है। तो यहाँ पर अगर हम कम दिखा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपके बिजनेस में तो है, लेकिन हमने बहुत ज्यादा दिखा दिया जितना है ही नहीं हमारे पास, तो प्रॉफिट भी हमारा बढ़ जाएगा उतना ही, तो उतना ही हमें डिविडेंड देना पड़ जाएगा, इसलिए वो ज्यादा खतरनाक होता है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पूंजी संरचना विश्लेषण की तकनीक नहीं है। Which is not the technique of capital structure analysis? Cost of capital, capital budgeting, capital gearing, trading of equity। तो क्वेश्चन में जो कह रहा है कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है उसका जो विश्लेषण किया जाता है, कैपिटल स्ट्रक्चर एनालिसिस होगा, उसकी कौन सी टेक्निक नहीं होती। तो वो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी होती है, कैपिटल गियरिंग भी होती है और ट्रेडिंग ऑफ इक्विटी भी होती है, यानी पूंजी की लागत, पूंजी गंतीकरण और समता पर व्यापार। पूंजीगत बस्टन जो है, कैपिटल बस्टिंग इसकी जो होती है टेक्निक नहीं होती है। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकोषों की लागत होती है। कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन फंड इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो राजकोष होते हैं, जो डेप्रिसिएशन फंड होते हैं, उनकी जो कॉस्ट आती है वो किस तरह की होती है, वो हो जाएगी आपकी स्पष्ट लागतें होती हैं, क्लियर होती हैं, क्योंकि डिप्रिसिएशन जो होता है वो हर वर्ष लगता ही है आपका, जो भी आप पास फिक्स्ड एसेट होंगी उन सब पर, तो वो आपकी स्पष्ट लागतें होती हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लागत लेखांकन है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, पार्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, नन ऑफ दी। तो जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, जो लागत लेखांकन है, आपने पढ़ा होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट है, टैक्स है, बहुत तरह के अकाउंट्स के पार्ट हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, आपने पढ़ाई होंगे सारे। तो यहाँ पर जो लागत लेखांकन है वो क्या है, बंधकी लेखांकन का भाग है, वित्तीय लेखांकन का भाग है, उत्तरदायित्व लेखांकन का भाग है, इनमें से कोई नहीं। तो जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है उसको प्रबंधकीय लेखांकन जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है उसका ही एक भाग माना जाता है, उसका ही एक हिस्सा माना जाता है।
क्योंकि वैसे तो ये अपने आप में ही एक ये मान सकते हैं कि इंडिपेंडेंट एक यूनिट है, अपनी एक अलग स्वतंत्र इकाई है। इसको यूज किया जाता है तब जब आपको जो हम प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, चीजें बना रहे होते हैं, तो वहां पर लागतें ज्ञात करने के लिए, कॉस्ट ज्ञात करने के लिए, जिससे कि कॉस्ट पर नियंत्रण भी रखा जा सके, कंट्रोल भी रखा जा सके, प्लस जो हम सेल्स डिसाइड करते हैं, सेलिंग प्राइस डिसाइड करते हैं, वहां पर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन ये जो शाखा है किसकी है, तो ये मैनेजमेंट की ही होती है, क्योंकि मैनेजमेंट को ये एक तरह से हेल्प देती है ये जानने में कि कितनी लागतें आई हैं, कैसे कंट्रोल किया जाएगा, क्या पॉलिसीज जो हम बना रहे थे वो पूरी तरह से सही चल रही हैं या नहीं चल रही, या जो आगे आपने पढ़ा होगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की जाती है, वहां पर भी इसका बहुत यूज रहता है। वहां पर जो हम निकालते हैं, मटेरियल वैरियंस निकालते हैं, लेबर वैरियंस निकालते हैं, तो उन सबके लिए हमें कॉस्ट अकाउंटिंग की नीड होती है, जरूरत होती है। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठेका लागत प्रयोग की जाती है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज यूज्ड इन शिप बिल्डिंग, एरोप्लेन इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल व्हीकल इंडस्ट्री, नन ऑफ दी। क्वेश्चन में जो कह रहा है कि जो ठेका लागत होती है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होती है, उसका यूज कहाँ पर किया जाता है। ठेका लागत जो होती है, जहाज निर्माण में, वायुयान उद्योग में, स्वचालित वाहन उद्योग में, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है, आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ा ही होगा इसके बारे में कि जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होती है उसका यूज किन किन व्यवसायों में, किन किन बिजनेस में किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा कि कौन से उद्योगों में या कहाँ पर हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल लागत एवं कारखाना और परिवहन के योग को निम्न में से किसके रूप में जाना जाता है। प्राइम कॉस्ट प्लस वर्क्स ओवरहेड इज नोन एज फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट, नन ऑफ दी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो प्राइम कॉस्ट आती है और जो फैक्ट्री ओवरहेड्स आते हैं, उनको जब हम टोटल करते हैं तो उससे हमारी जो कॉस्ट बनती है वो कौन सी होती है। आपको याद हो अगर कॉस्ट शीट, तो सबसे पहले हम जो हमारी मटेरियल होता था, जो डायरेक्ट मटेरियल, उसकी कॉस्ट को लिखते थे। उसके बाद हम उसी से निकालते थे, ओपनिंग को ऐड कर देते थे, स्टॉक को, क्लोजिंग को लेस करते थे, तो हमारी मटेरियल कंज्यूम निकल के आती थी। उसके बाद हम उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट लेबर को ऐड कर देते थे, तो हमारी प्राइम कॉस्ट बन जाती थी। उसमें जब हम कारखाना जो परिव्यय होते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स होते हैं, उनको ऐड करते हैं तो हमारी निकल के आती है फैक्ट्री कॉस्ट, या फिर उसे हम वर्क कॉस्ट भी बोलते हैं, कारखाना लागत। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन है। उसके बाद हम ऑफिस का ओवरहेड्स उसमें ऐड करते हैं, जो कार्यालय परिव्यय होते हैं, तो हमारी निकल के आती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कह सकते हैं, ऑफिस कॉस्ट भी उसे आप कह सकते हैं। यहाँ सिर्फ हमारे वहीं तक पूछा था कि फैक्ट्री कॉस्ट तक, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, कारखाना लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन की निम्न पद्धतियों में से कौन सी पद्धति के अनुसार निर्गमन चालू आर्थिक मूल्यों से संबद्ध होता है। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ प्राइसिंग इश्यूज आर क्लोज टू करेंट इकोनॉमिक वैल्यूज। LIFO मेथड, FIFO मेथड, HIFO मेथड, वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आपकी ये पद्धतियां दे रखी हैं, तो उसमें अगर हम जो करंट में जो प्राइसेस चल रहे हैं उनके प्राइस के अकॉर्डिंग देखें तो वो कौन सी पद्धति को हम यूज करते हैं। तो आपको पता होगा कि जो मटेरियल को यूज करते हैं, जो सामग्री होती है, उसके मूल्यांकन की विधियां, तीनों ही मेथड उसी की, चारों ही मेथड उसी के से रिलेटेड है आपके। लास्ट इन फर्स्ट आउट है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, बाकी वेटेड एवरेज मेथड जो दे रखा है। तो करंट की उसमें अगर हमें लेना है कि चालू आर्थिक मूल्यों में, तो आपकी LIFO हो जाती है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो सबसे लास्ट में आता है उसको ही सबसे पहले ही हम स्टोर को इशू भी करते हैं। एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लाभ बिक्री का 50% है तो यह लागत का प्रतिशत होगा। इफ प्रॉफिट इज 50% ऑफ सेल, देन इट विल बी परसेंट ऑफ कॉस्ट, इट विल बी परसेंट ऑफ कॉस्ट, 100%, 75%, 60%, 40%। ऐसे तो ये क्वेश्चन ओरल सॉल्व करने वाला है, अगर आप थोड़ा सा समझ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो प्रॉफिट है क्या कह रहा है, सेल का 50% है। आपको पता है सेल कैसे बनती है, जो हमारी कॉस्ट आती है उसमें हम प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं, तो हमारी क्या निकल के आती है, सेल निकल के आती है। अगर हमारी सेल का ही 50% प्रॉफिट है तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी, कॉस्ट हमारी 50% है, 50% आ जाएगी, बहुत सिंपल सा है। तो यहाँ पर इसको जब निकालेंगे कि लागत का कितना प्रतिशत है, 50% प्रॉफिट है, 50% लाभ है, तो कितना हुआ, 100 ही तो हुआ, बराबर हुआ, दोनों चीजें इक्वल हैं, तो पूरा 100% है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है।
लेकिन अगर आप इसको लिख करके निकालना चाहते हैं तो भी निकाल सकते हैं कि इसका पहले लागत कॉस्ट अलग से निकालिए, उसके बाद प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट इंटू 100 करेंगे तो आपका 50-50 कट जाएगा, 100 बचेगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो एक आंसर होगा ऑप्शन ए। कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, कोई भी क्वेश्चन आए या कोई भी परसेंटेज यहाँ पर दे रखी होती आप आसानी से निकाल लेते। अगर आपका 30% होता है यहाँ पर दे रखा प्रॉफिट, 70% कॉस्ट हो जाती, 70% कॉस्ट हो जाती, उसके बाद वैसे ही हम 30/70 इंटू 100 कर लेते, हमारे निकल के आ जाता कितना आएगा, कितना मतलब परसेंटेज होगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखाना लागत को डैश के नाम से भी जाना जाता है। वर्क कॉस्ट इज नोन एज डैश, फ्लैट कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो कारखाना लागत होती है, अभी हमने समझ ही लिया था ऊपर क्वेश्चन में इसको, तो उस लागत को और किस नाम से हम जानते हैं, कम लागत के, निर्माणी लागत के, कुल लागत के, उत्पादन लागत के। तो यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है, तो कारखाना लागत को हम निर्माणी लागत यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसके नाम से भी जानते हैं। एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निविदा मूल्य अभिव्यक्त करता है। जो आपका टेंडर प्राइस है क्या इंडिकेट करता है, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेल, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, पास्ट कॉस्ट शीट। आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ा होगा, जो यूनिट कॉस्टिंग है उसमें दो पार्ट दे रखे थे, यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड। तो जो सेकंड वाला दे रखा है वहां पर हमने टेंडर निकालना सीखा था कि टेंडर प्राइस किस तरह से निकाला जाता है। तो जो टेंडर प्राइस होता है वो किस चीज को बताता है, कुल उत्पादन लागत को, विक्रय लागत को, अनुमानित विक्रय मूल्य को, गत अवधि के लागत पत्रक को। तो कुल उत्पादन को तो नहीं बताता, न ही विक्रय लागत को यहाँ पर बताता है। ये एस्टिमेटेड आपको बताता है कि कितनी होगी, क्योंकि यहाँ पर पहले से आपको नहीं पता होता। जो गवर्नमेंट है कहीं पर जैसे रोड बनना है तो उसके लिए टेंडर जो है इनवाइट करती है लोगों को कि वो टेंडर अपने भेजें कि कितनी लागतें आएंगी, उसके अकॉर्डिंग जिसका सबसे कम मूल्य पर होता है तो गवर्नमेंट उसको टेंडर दे देती है वो। तो यहाँ पर उसमें क्या करते हैं वो लोग, ये जितनी कॉस्ट उनकी आई है उसका एक अनुमान लगाते हैं, एस्टिमेट तैयार करते हैं और वो देते हैं। उसके बाद जिसका भी सबसे कम आता है उसको ही टेंडर दे दिया जाता है। वही चीज यहाँ पर है कि आप एक एस्टिमेट तैयार करते हैं कि कितनी आपकी जो विक्रय मूल्य है या जो सेल प्राइस है वो निकल के आएगा। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधकीय लेखांकन का प्रयोग कैसा है। द यूज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंपल्सरी, ऑप्शनल, ऑब्लिगेटरी, नन ऑफ दीज। अगर हम प्रबंधकीय लेखांकन कर रहे हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो उसका यूज किस तरह का है। एक चीज जो होती है सबसे इम्पोर्टेंट ये है, जो कंपल्सरी ज्यादातर सब जगह रहती है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, वित्तीय लेखांकन होता है। कुछ ऐसी प्रोडक्शन वाली या मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है जहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने कॉस्ट अकाउंटिंग को भी कंपल्सरी कर रखा है। या ऑडिट की बात भी अगर हम करें, फाइनेंशियल ऑडिट या फिर कॉस्ट ऑडिट की। लेकिन जो प्रबंधकीय लेखांकन होता है वो पूरी तरह से ऐच्छिक होता है, वॉलंटरी होता है, कोई कंपल्सरी नहीं है, आप चाहें तो करें, ना चाहे तो ना करें, ऑप्शनल है। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80 इकाइयों के सामान्य उत्पादन की सामान्य लागत 400 रुपए हो तो 5 इकाइयों के असमान छह मूल्य होगा। नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट ऑफ 80 यूनिट्स इज ₹400, then value of abnormal wastage of 5 units will be ₹25, ₹1, ₹1600, ₹1800। आपने प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ी होगी कॉस्ट अकाउंटिंग में। सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आया करें ये ध्यान दिया करिए, ये आपके कॉमर्स की किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है और किस चैप्टर में दिया गया है, तो वहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ये आपका कॉस्ट अकाउंटिंग में जो प्रोसेस कॉस्टिंग हमने पढ़ी थी वहां से दिया गया है। जब आपकी दे रखी होती है नॉर्मल वेस्टेज या फिर अबनॉर्मल वेस्टेज, तो वहां पर हम इसे निकालते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि 80 इकाइयों का जो नॉर्मल प्रोडक्शन हुआ था और उनकी जो कॉस्ट आई थी वो हमारी 400 रुपए की आई थी, 400 रुपीज आई थी। अब जो 5 इकाइयां हैं उसका असामान्य क्षय हुआ है, तो यहाँ पर आपको सिंपल सा दे रखा है और कुछ चीजें दे नहीं रखी हैं। अगर हमको आउटपुट भी बताया होता तो वहां पर थोड़ा समय निकालना होता, अकाउंट बनाना पड़ता। आउटपुट यहाँ पर हमको सिर्फ एक ही चीज बता दी है कि इतना ही इनपुट था 80 इकाइयों का और 80 इकाइयों का आउटपुट भी है। सिर्फ 5 इकाइयां जो है, 5 यूनिट्स जो है उनका नॉर्मल वेस्टेज हुआ। तो सीधे से हम क्या करेंगे, पर यूनिट निकाल लेंगे। 400/80, तो नॉर्मल कॉस्ट का पर यूनिट कितना आया, 5 रुपीज आया। 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन में प्रॉब्लम तब आती है जब इनपुट में आपकी 80 यूनिट्स की दे रखी होती, आउटपुट आपका दे रखा होता 70 का या 75 का, तो वहां पर हमें निकालना पड़ता, क्योंकि वहां पर हमें
साथ में भी होता है कि कुछ वेस्टेज भी हुआ है, अब नॉर्मल यूनिट्स भी आई हैं तो वहां पर हमको ज्यादा निकालना पड़ता। एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे रखी होती है उसके लिए क्वेश्चन में, यहाँ पर सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एक आंसर होगा ऑप्शन ए। आज की वीडियो में हम 30 क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो जिस पर आएगी इसका नेक्स्ट पार्ट, उसमें हम इसके आगे 31 क्वेश्चन से लेंगे। तो आगे की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसकी आपको चैनल पर अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आपकी सारी वीडियोस मैं एक साथ है अपलोड करती रहूंगी, जिससे कि आपकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि अभी तक जितना एनालिसिस मैंने किया है उसमें काफी क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं या उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन, उन्हीं के जैसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग को काफी हेल्पफुल रहेगा। कुछ भी क्वेश्चंस अगर आप लोग को 10-15 भी निकल जाते हैं तो काफी आपको हेल्प रहेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।